तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियां या खेल मेथड। क्या पढ़ रहे हैं? खेल मेथड। यानी हिंदी की बात करें, हिंदी की खेल विधियां, जिनमें से लगभग क्वेश्चन आपके आता है खेल विधि। ठीक है, और ये कब आती है? ये भाषा शिक्षण में काम आती है खेल विधियां, चाहे वो कौन सी भी भाषा हो। ध्यान रखना, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा हो, उसमें ये खेल विधियां काम में आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, नंबर 1, छोटे छोटे नाम हैं, बस आपको इनको समझना है। मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी विधि, ये इसके प्रतिपादक पूछेंगे या प्रवर्तक पूछेंगे तो ध्यान रखना, इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। ये नाम दिया है, इसी के नाम पे ये विशिक्षण विधि बनी हुई है। मैडम मारिया मोंटेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। तो ध्यान रखना, इसको तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ये पूछ सकता है ये कितने वर्ष के बालकों के लिए? तो ध्यान रखना, ये 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयोगी है। बालकों के लिए उपयोगी है। अब कैसे याद रखें? तो मैडम मारिया मोंटेसरी, मैडम में मैं, फिर मैं, तो कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है ना? तो कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए है। और ध्यान रखना, ये कैसी विधि है? ये बाल केंद्रित विधि है। और मनोविज्ञान क्या कहती है? शिक्षा कैसी हो? बाल केंद्रित हो। तभी तो मैंने कहा था ये मनोविज्ञान से संबंधित विधि है। इसमें क्या दिया जाता है? इसमें ध्यान रखना, इस विधि में प्रत्येक बच्चे पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है। अर्थात बात करें, इस विधि में बालक को व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण पर बल, व्यक्तिगत शिक्षण पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है प्रत्येक बच्चे पर। ठीक है, क्योंकि अगर बात करें व्यक्तिगत, तो प्रत्येक बालक की रुचि एक सी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, अलग अलग होती है। प्रत्येक बालक की रुचि, उसकी क्षमता, कई बालक तेज होते हैं, कई मंदबुद्धि होते हैं, तो वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। प्रत्येक बालक की क्षमता और रुचि क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। और इसमें होता क्या है इस विधि में? देखो, चाहे लकड़ी कर लो, पहले लकड़ी के चलते थे, फिर गत्ते, और आजकल क्या चल रहा है? प्लास्टिक। तो ध्यान रखना, गत्ते, लकड़ी या प्लास्टिक के क्या होते हैं? टुकड़े होते हैं। किस चीज के? टुकड़ों से अक्षर बनाए जाते हैं। अक्षरों का निर्माण। और यह प्रश्न भी पूछा था कि कौन सी विधि में लकड़ी के टुकड़ों से बने अक्षरों से बालक सीखता है? तो ध्यान रखना, लकड़ी से बने अक्षरों से कौन सा बालक सीखता है? तो इसमें लकड़ी भी आ सकता है, गत्ते आ सकता है, प्लास्टिक। इसमें क्या होता है? इनसे क्या बनाए जाते हैं? अक्षर बनाए जाते हैं। जैसे कै बनाना है तो लकड़ी से बना देंगे इसे। ठीक है, लकड़ी से बना देंगे। बालक को वो क्या करेगा? बालक उस पर क्या करेगा? इस पर बालक अपनी अंगुली घुमाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, लकड़ी का है ये, ऐसे। तो बालक इस पे अपनी इस तरह अंगुली घुमा घुमा कर सीख लेता है। एक विधि तो ये है। ठीक है, या फिर बालक इसको देखकर इसकी आकृति बना लेगा, इसकी जैसी बनाने का प्रयास करेगा, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे और फिर ऐसे। तो या तो अंगुली घुमाकर या आकृति, ठीक है ना, आकृति बनाएगा, इसके जैसी कॉपी करने का प्रयास करेगा। तो ये विधि क्या है? इसमें बालक खेल भी रहा है और साथ में क्या कर रहा है? सीख भी रहा है। इसीलिए इस विधि में खेल खेल में पढ़ना लिखना सीख जाता है बालक। पढ़ना लिखना क्या कर जाता है? सीख जाता है। बस यही तो मेथड है, इतना ही मेथड है। ध्यान रखना, जितने महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं वो बता रहा हूं आपको, प्रश्न जहां से बढ़ने वो बता रहा हूं। पहला तो इसका प्रवर्तक पूछता है कौन है, तो ध्यान रखना मैडम मारिया मोंटेसरी। फिर कितने वर्ष के बालकों के लिए है? तो 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। 3 से 7 के लिए, 3 को याद रखने के लिए 3 बार आता है मैडम मारिया मोंटेसरी। मैं 3 बार आता है 3 से 7 वर्ष के लिए। फिर अगर बात करें कैसी विधि है, तो बाल केंद्रित विधि है। बालक खुद ही तो कर रहा है। क्या करते हैं? प्रत्येक बालक पे ध्यान देते हैं, ऐसे नहीं सामूहिक रूप से पढ़ाएंगे, नहीं, प्रत्येक बालक को ध्यान दिया जाता है। इसमें होते क्या है? इसमें लकड़ी, गत्ते या प्लास्टिक से बने टुकड़े होते हैं लकड़ी के, और उन पे क्या होता है? अक्षर बने होते हैं, और उनसे अक्षर बना दिए जाते हैं। और बालक उन पे क्या करता है? या तो अंगुली घुमाएगा, या तो अंगुली घुमा घुमा कर सीख लेगा, या उसके देखा देखी करेगा, नकल करेगा। अर्थात वो क्या कर रहा है? आकृति बना रहा है।
तो ठीक है ना। तो इस मेथड में तो ध्यान रखना, मैडम मारिया मोंटेसरी का पिछली रीट में भी एग्जाम में प्रश्न आया था कि मैडम मारिया मोंटेसरी भाषा का क्रम क्या है। तो मैंने आपको बताया था सुब्बोपल्ली सभी मानते हैं, परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी क्या मानती है, सुब्बोलिप, यानी ये कहती है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये क्रम ये पेपर में आया था। तो ध्यान रखना ये सभी मानते हैं, परंतु मैडम मारिया मोंटेसरी चौथे को तीसरा कर देती है और तीसरे को चौथा चरण बताती है। तो ये विधि थी मैडम मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि। ठीक है, दो नंबर पे बात करेंगे किंडरगार्टन विधि। दो नंबर पे बात करें किंडरगार्टन विधि। ठीक, कई गार्टन गुल्टन बोलते हैं तो ध्यान नहीं है, ध्यान रखना ये किंडर का अर्थ होता है बाल और गार्डन का अर्थ होता है उद्यान। तो इसे क्या बोल देते हैं हिंदी में, बाल उद्यान विधि। अब देखिए इसमें दो शब्द आए हैं, बाल प्लस उद्यान। ठीक है, बाल प्लस उद्यान अर्थात बालक को उद्यान में जो फूल होते हैं उनकी तरह तैयार करना है, उनकी देखभाल करनी है। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि बालक क्या है, तो ध्यान रखना बालक को अध्यापक किसके रूप में समझे, पौधों के रूप में समझे। और अध्यापक क्या है, तो ध्यान रखना अध्यापक यहाँ पर माली का काम करेगा, माली। और उद्यान यहाँ पे क्या होगा, विद्यालय होगा। तो क्या डेफिनेशन होगी कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बिल्कुल नाजुक पौधे की तरह हैं, उन्हें अध्यापक माली बनकर उन्हें क्या कर दे, तैयार कर दे, उनकी रक्षा करे। पौधों की रक्षा कौन करता है, माली तो करता है। तो ध्यान रखना ये तीन प्रश्न बनते हैं। उद्यान किसे कहा गया है, विद्यालय को। पौधे क्या है, बालक हैं। और अध्यापक किसका भूमिका निभाता है, माली की भूमिका निभाता है। अब इसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो ध्यान रखना बेटा, प्रवर्तक की बात करें तो प्रवर्तक में एक शिक्षा शास्त्री हुए, शिक्षा शास्त्री, ध्यान रखना शिक्षा शास्त्री है ये, और इनका नाम था फ्रोबेल, फ्रोबेल। ठीक है, और ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। अब इसको प्रतिपादक याद कराने की गारंटी मेरी है। तो देखो फ्रोबेल, इसमें क्या नाम आ रहा है, बेल। और बेल कहाँ उगती है, उद्यान में उगती है, गार्डन में उगती है, उगती है कि नहीं उगती। ठीक है, फूल, फ्रो से याद कर लो, फूल, फूल और बेल कहाँ उगती है, कहाँ उगती है, गार्डन में। गार्डन का मतलब उद्यान में, तो इसे याद रख सकते हो। इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, सेम है, कितने वर्ष के बालकों के लिए है, तो वही है 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए क्या ये उपयोगी है, बालकों के लिए उपयोगी है। अब ध्यान रखना, आपको लगभग ये नहीं पता होगा कि किंडरगार्टन क्या है। तो ध्यान रखना, आज जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, आज जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं, वहां पर नर्सरी क्लास के बाद ये विधि काम में आती है। नर्सरी क्लास कौन कौन सी, जैसे LKG, UKG। अब ये KG है ना, यही है किंडर और गार्डन। तो LKG का है लो किंडरगार्टन और U का है अपर किंडरगार्टन। तो यहाँ ये मेथड काम आता है और हमारे यहाँ कक्षा है ये। ठीक है ना, ये सेकंड क्लास हो जाती है वैसे अगर बात करें तो। ये छोटी कक्षा लो किंडरगार्टन, ये अपर किंडरगार्टन। तो ध्यान रखना ये विधि नर्सरी के बाद में काम आनी शुरू हो जाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। हमें कईयों को नहीं पता था LKG का क्या अर्थ है, तो ये यहीं की देन है। कौन सी, फ्रोबेल की देन है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें अध्यापक माली की भूमिका निभाएगा। बालक पौधों के समान होते हैं और उद्यान यानी विद्यालय, विद्यालय में जो बालक आते हैं उन्हें अब क्या होता है, इसमें बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, बालक को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। ठीक है, बालक को जब स्वतंत्र छोड़ देंगे विद्यालय में तो वो क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, उनके मन में जो चीज आएगी वो करेंगे। इससे उनके अंदर की जो आत्मिक शक्ति है उनका क्या हो जाएगा, विकास होगा। उनके अंदर जो चीज छुपी हुई है वो क्या आएगी, बाहर आएगी। तो ध्यान रखना, इसमें बालक को क्या करना होता है, स्वतंत्र छोड़ना होता है स्कूल में, और जो वो करता है उसे करने दिया जाए। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या, तो ध्यान रखना इसमें घन, घन तो जानते हो, घन की आकृतियां होती हैं। तो घन की कितनी आकृतियां, एक तो 8 कोणों वाला घन होता है। ठीक है, एक 20 घनों की आकृति। तो ध्यान रखना, एक तो 8 एक घन बने। आपने वो देखा होगा, आता है ना उसको माइंड फ्रेश क्या बोलते हैं, ऐसे घुमाने वाले को बोलते, तो मेरे याद नहीं आ रहा अभी। बच्चों के खेलने का एक आता है, एक उसमें रंग होते हैं, उसको सभी को एक एक करना होता है।
पजल बॉक्स तक पता नहीं ऐसा सा नाम है उसका, पजल बॉक्स ही होना चाहिए शायद। तो उसमें 8 घन बने होते हैं, कईयों में 20 घन बने होते हैं। उन पे क्या बनी होती है, घन की आकृति बनी होती है, घन की आकृति बनी होती है। ध्यान रखना इसमें होता क्या है, इसमें घन यानी पजल बॉक्स बोल सकते हैं, शायद पजल बॉक्स ही बोलते हैं उसे, ठीक है ना, पजल बॉक्स होता है। तो इसमें सभी को रंग को एक दूसरे के सामने ऐसे मिक्स कर देंगे, फिर आपको अपने माइंड से उनको क्या करना होता है, एक जैसे रंगों को मिलाना होता है, ठीक है, पजल बॉक्स। तो इसमें 8 और 20 गणों की क्या होती है, आकृतियां होती है, ठीक है। और उसके बाद में इसमें और क्या होता है, इसमें देखो दो रंगों की सुंदर है लकड़ी के चौकोर। पहले ये था, आजकल पजल बोलने लगे चौकोर बने होते हैं। दो सुंदर सुंदर लकड़ियां ले लेंगे, उनके चौकोर बने होंगे, और उन्हें क्या करना होता है, उन चौकोरों से क्या बनाना होता है, त्रिभुज बना दो, त्रिभुजाकार, वृत्त, आयत, ठीक है, इस तरह की आकृतियां बनानी होती हैं, ठीक है। दो लकड़ियों के रंगीन टुकड़े ले लिए, ठीक है, अलग अलग टुकड़े हैं, उनसे आप त्रिभुज बनाना सिखा दो बालक। जैसे लकड़ियां हैं, एक लकड़ी ऐसे रख दी, एक ऐसे रख दी, फिर ऐसे, तो ये उसे बता देंगे त्रिभुज बन गया बेटा। तो इस तरह आयत बनाना सिखा देंगे, वर्ग बनाना सिखा देंगे। तो इससे क्या होता है, बालक में खुद करके सीखता है, तो उसके माइंड में वो चीजें क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती हैं, ठीक है। परंतु हिंदी में क्या काम आती है ये, तो हिंदी में देख लेते हैं कि इस विधि का हिंदी में क्या प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें भाषा के वर्णों से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, उन्हें सामंजस्य करवाया जाता है। कैसे, अभी करवाऊंगा, सामंजस्य स्थापित करवाया जाता है, ठीक है। कैसे देखते हैं, जिससे बालक क्या करने लग जाएगा, वर्ण की पहचान करने लग जाएगा, वर्ण पहचानने लग जाएगा। कैसे, जैसे अगर बात करें, आपने बालक को सिखाया कि ये बेटा अड़ है, ये बेटा ड है, और ये बेटा ढ है। तीनों की आकृतियां एक सी हैं, परंतु इनकी ध्वनियां क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आप इस विधि से, किस विधि से, किंडरगार्टन विधि से इनमें भेद करना सिखा सकते हैं। आपने ये बताया ये बेटा भ है और ये बेटा मैं है, तो आप इस विधि से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि इस विधि में जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उनमें बालक समझ नहीं पाता, इसीलिए इस विधि से उनको समझाया जा सकता है। अगर पंजाबी की बात करें तो पंजाबी में तो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ख, ये ख है, ठीक है, ये प है, ठीक है, ये ध है, ठीक है, ये इस तरह कर दें, ये थ है। देखो एक जैसे शब्द हैं, उनमें भेद करना सिखा दें तो वो क्या कहलाएगी, वो किस विधि से सिखा सकते हैं, किंडरगार्टन विधि से सिखाया जाता है। तो ये 2 नंबर विधि थी आपकी किंडरगार्टन विधि, ठीक है। तीसरी विधि की बात करेंगे अपन, जिसका नाम है खेल विधि। और खेल विधि के प्रवर्तक पूछ लेते हैं, खेल विधि के लगभग इनके प्रवर्तक याद रखना आप क्या है। 3 नंबर विधि आपकी खेल विधि, 3 नंबर विधि आपकी खेल विधि। तो इसके प्रवर्तक पूछेगा आपको कि इसके प्रवर्तक कौन है। तो खेल विधि के प्रवर्तक की बात करें तो इसके प्रवर्तक है हेनरी, ठीक है, हेनरी कोल्डवेल कुक। पेपर में सीधा कुक ही मिलेगा आपको, ऐसे कुक। तो देखना खेल के अंदर आपको क्या बनना है, कुक बनना है, ठीक है। तो इसमें इस विधि से क्या होता है, इस विधि से बालक को भाषा शिक्षण करवाया जाता है। इस विधि से बालक को क्या करवाया जाता है, भाषा शिक्षण करवाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है खेल विधि में, तो वही है सेम। इसमें क्या होता है, वर्णों शब्दों से संबंधित चित्र बने होते हैं। ध्यान रखना, वर्णों व शब्दों से संबंधित क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, ठीक है। यानी चित्र बने हैं तो वो क्या हो जाएंगे, कार्ड हो जाएंगे, या कई बार कार्ड भी दे देता है सब, यानी कार्ड बने होते हैं। अब क्या करते हैं, बालकों की टोलियां बना देंगे। क्या बनाएंगे, बालकों की टोलियां, यानी ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और उन चित्रों को क्या करना होता है, उन चित्रों को जिस वस्तु के सामने में पीछे करवा के आया था, जैसे मैंने आपको ये करवाया था शायद,
ये क्या था, एप्पल था, ये सेब था। अब बालक को इस विधि से चित्र बने होते हैं, तो बालक को ये ज्ञान दे दिया, फिर उसके बाद में जो नीचे वाला शब्द था, चित्र था, ये क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे और आपको कहेंगे सेब की फोटो ढूंढो। ठीक है, एप्पल कौन सा है इसमें से, आप उसमें एप्पल की फोटो ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसमें बालक क्या करता है, इसमें बालक क्रियात्मक रूप से शब्दों को हाँ मस्तिष्क में क्या कर लेता है, स्थायी कर लेता है, मस्तिष्क में स्थायी कर लेता है। ठीक है, और जब मस्तिष्क में स्थायी करता है तो खेल खेल में उनकी ज्ञानेंद्रियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, उन ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है, विकास होता है। खेल खेल में ज्ञानेंद्रियों का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा स्कूलों में भारतीय अनुकूलन के अनुसार इस विधि का कहाँ प्रयोग किया जाता है वो देख लीजिए। भारतीय अनुकूलन में देखें तो बालकों को क्या करवाई जाती है, अंत्याक्षरी करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, अंत्याक्षरी करवाई जाती है। ठीक है, अंत्याक्षरी में लगभग यही होता है, एक शब्द बालक बोलता है, ठीक है, दूसरा उसका, जैसे मैंने बोला APPLE एप्पल, ई से शब्द शुरू करो आगे, तो ई वाला, तो यानी इस विधि से तो बालक के माइंड में स्टार्ट होगा कि ई से मैंने ई फॉर एग सीखा था, एग की स्पेलिंग बोलेगा, जी फॉर गर्ल सीखा था, यानी इस मेथड से खेल खेल में वो क्या कर जाता है, सीख जाता है। तो अंत्याक्षरी या एकांकी कार्यक्रम, तो इनमें लगभग खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। परंतु ध्यान रखना ये कब शुरू करना चाहिए, तो कक्षा 4 और 5 से शुरू करना चाहिए। ध्यान रखना खेल विधि, तो ध्यान रखना खेल विधि कौन सी कक्षा से, कक्षा 4 या 5 से ये विधि शुरू करनी चाहिए। तो ये थी आपकी खेल विधि। ठीक है, मार्क्स देना। इधर पढ़ेगा। नेक्स्ट विधि आज हम पढ़ेंगे डाल्टन विधि। इसी में डाल्टन विधि, क्योंकि ये 7 विधियां हैं और लगभग रीट की या सेकंड रीट की बात करें तो इनमें से एक प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, देखिए विधि का नाम है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि, ठीक है, इसके प्रतिपादक ध्यान रखना 1920 में किसने किया था, हेलन पार्कहर्स्ट ने। इसका प्रतिपादन किया था हेलन पार्कहर्स्ट ने। इसको कैसे याद रखें कि बालक पार्क में जा रहा है तो उसको डांटना नहीं है। कौन से शहर में किया था, तो डाल्टन शहर में किया था, इसीलिए इस विधि का नाम क्या रख दिया, डाल्टन। ये शहर था जहां पर इस विधि का प्रयोग किया था। तो हेलन पार्कहर्स्ट किस शहर की थी, डाल्टन शहर की थी, इसीलिए इस विधि का नाम ही डाल्टन रख दिया। और इसको याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी कि पार्क में जाना है, बच्चा पार्क में जा रहा है तो आपको उसको क्या नहीं करना है, डांटना नहीं है उसको। तो ध्यान रखना, तो ये विधि पार्क में कौन जाता है, ये विधि किशोरों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, किशोरों के लिए उपयोगी है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये विधि किसके लिए उपयोगी है, किशोरों के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें क्या करता है, इसमें छात्र अपनी रुचि के अनुसार, जो किशोर होता है या छात्र होता है वो अपनी रुचि के अपनी रुचि के अनुसार किसी भी विषय को कितनी भी देर, कितने ही समय तक पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये थोड़े से समय के लिए पढ़ना, नहीं। तो ध्यान रखना, डांटना नहीं है। बालक से उसे इंटरेस्ट आ रहा है हिंदी पढ़ने में, उसे लगा था सारे दिन हिंदी पढ़ने दी जाए, इंग्लिश पढ़ने में मजा आ रहा है तो इंग्लिश ही पढ़ने दी जाए, डांटना नहीं है उसको। देखो डांटना नहीं है, बालक जैसा पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसके जैसे इस विधि का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक कक्ष में अध्यापक उपस्थित जरूर होगा, प्रत्येक कक्ष में अध्यापक उपस्थित होगा, अध्यापक उपस्थित होगा, परंतु क्या करेगा, बालक को कुछ नहीं कहेगा, उपस्थित होगा और जैसे उसे आवश्यकता पड़ी तो उसका क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। जिसे कोई चीज समझ में नहीं आया तो वो पूछेगा तो उसे बता देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आप निर्देश नहीं दे सकते ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा नहीं कर सकते इस विधि में। इसमें बालक को स्वतंत्रता होती है कि कुछ भी कर, तेरे मन में आ रहा है वो सब्जेक्ट पढ़, सारे दिन पढ़ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उसे कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या करना है, सिर्फ आपको मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो इसमें छात्र को
जो कार्य दिया जाए, छात्र के कार्य को मासिक विभाजन यानी महीने में कितना करना है, ठीक है। तो छात्र को कार्य का मासिक विभाजन कर दिया जाता है, चाहे बालक एक दिन में पाठ को पूरा करे चाहे कैसे ही करे, और जिस दिन जो निर्धारित तिथि होती है, जो निर्धारित तिथि होती है उस दिन उस बालक का कार्य चेक किया जाएगा। चाहे उस बालक ने एक दिन में कार्य कर लिया हो, चाहे बालक ने धीरे धीरे कार्य किया हो। तो ध्यान रखना, बालक को खुला छोड़ देना, जैसा वो पढ़े उसे पढ़ने दिया जाए। और जो कार्य उसने आपने मासिक विभाजन करके दिया था कि मुझे महीने में इतना कार्य कंप्लीट चाहिए, तो उसने एक दिन में किया चाहे 7 दिनों में किया, आपको जो निर्धारित तिथि आपने दी है उस दिन आपको उस कार्य को क्या करना है, चेक करना है। इसीलिए इसे बोलते हैं कंट्रैक्ट मेथड। कंट्रैक्ट कर लिया आपने, कंट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपकी थी कौन सी विधि, चौथी विधि थी। छोटी छोटी विधियां हैं, इनके प्रतिपादक ही पूछता है, कई बार आयु का प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है ना। तो आयु का प्रश्न बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट 5 नंबर विधि आती है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि, ठीक है। अब सेम ये इनके नामों पे ही है, इसके प्रवर्तक देख लो, इनके नाम पे यही विधि। इनके प्रवर्तक कौन है, तो देखो इनके प्रवर्तक हैं डॉक्टर कोल्टन, ठीक है, ठीक है। कोल्टन ने कौन से शहर में, बिनेट शहर में की थी। और बिनेट कहाँ पड़ता है, अमेरिका का एक शहर है, वहां पर इस विधि का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो इसके प्रवर्तक पूछ लेते हैं, ध्यान रखना इसके प्रवर्तक कौन है, टर्न। याद रह जाएगा, नहीं रहे तो इसे याद कर लो। जो टिकता नहीं है अर्थात वो क्या कर लेता है, टर्न कर लेता है, घूम जाता है। जो टिकता नहीं है वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। तो टिका है ना, ये देखो टिका, जो टिकता नहीं है वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। ऐसे याद कर लो। तो ये कौन से स्तर के लिए है, तो ध्यान रखना ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। किशोरों के लिए तो एक ही विधि आई थी डाल्टन, ये प्राथमिक स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें देखो एक पत्र दिया जाता है, इस पत्र का नाम क्या है, ध्येय पत्र। ध्येय पत्र, सॉरी मैं ध्येय बोल गया, ध्येय पत्र। इस ध्येय पत्र में क्या होता है, इसमें निर्धारित कार्य होते हैं, निर्धारित कार्य होते हैं। ध्येय पत्र में क्या होता है, निर्धारित कार्य होते हैं, वो उसमें पहले लिख देगा, निर्धारित कार्य क्या कर देगा, लिख देगा, ठीक है। अब छात्र क्या करेगा, छात्र अपनी गति से अर्थात स्वतंत्रता पूरी स्वतंत्रता होती है, वो उस कार्य को करे, कैसे ही करे, स्वतंत्रता पूर्वक उस कार्य को पूर्ण करता है। बस यही है विनेटिका, कार्य को पूरा करता है। अब कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आपने प्रोजेक्ट देखा होगा, प्रोजेक्ट में कार्य पहले से लिखा होता है। आपने 10th का क्लासों में देखा होगा, 12वीं क्लासों में देखा होगा, प्रोजेक्ट जो वर्कशीट आती है वो इसी पे आधारित है, विनेटिका पे। उसमें पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है, उससे फिर क्या करना होता है, पूरा करना होता है। चाहे वो कैसे करे, किसी नकल मार के करे, यूट्यूब से सहायता ले, कहीं से भी ले, वही है। वही तो कह रहा है कि ध्येय पत्र, यानी उसमें पहले से निर्धारित होगा, कार्य लिख दिया जाता है, छात्र अपनी गति से स्वतंत्रता से उस कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। ये आपकी कौन सी है, विनेटिका विधि है। नेक्स्ट 6 नंबर है आपकी 6 नंबर है आपकी डेक्रोली विधि। 6 नंबर क्या है, डेक्रोली विधि। इसके प्रवर्तक भी डेक्रोली है। प्रवर्तक कौन है इसके, डेक्रोली। ध्यान रखना इसके प्रवर्तक भी डेक्रोली है, ठीक है। और ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये विधि किन के लिए है, तो ध्यान रखना ये मानसिक यानी माइंड से मानसिक विकार वाले बालकों के लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विकार वाले बालकों के लिए, बालकों के लिए। मंद बुद्धि जो बालक होते हैं, भोला टाबर हुआ है, जीता गूंगा बावड़ा और बांग खतरा विधि, ठीक है, डेक्रोली विधि, ठीक है। तो इसे आप कैसे याद कर लेना, परंतु ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछ सकता है कि मानसिक विकार वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि काम में आएगी, तो ध्यान रखना डेक्रोली विधि काम में आती है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई किताब वगैरह का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, पुस्तक पर ध्यान न देकर
पुस्तक या पाठ्य वस्तु जो भी है, पुस्तक पर ध्यान न देकर रुचि पर ध्यान दिया जाता है, रुचि पर ध्यान दिया जाता है। बालक को जरूरी नहीं है कि जो पाठ आपकी किताब में लग रहा है वो पाठ बालक को याद करें रट्टा नहीं, बालक की रुचि क्या है उसी पे आपको ये विधि आधारित है। ठीक है, इसमें बालक को क्या, इसमें बालक को भोजन, ठीक है, भौतिक जो इन्हें आसपास का वातावरण है, ठंडा गर्म सर्दी, इन चीजों का ज्ञान कराया जाता है। भोजन, भौतिक सुरक्षा कि अपनी सुरक्षा कैसे करें जब आपकी विपदा आ जाए, और समस्त कार्य, दैनिक जीवन के समस्त कार्यों को सिखाया जाता है, दैनिक जीवन के समस्त कार्यों का ज्ञान दिया जाता है, समस्त कार्यों का ज्ञान दिया जाता है, कार्यों का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, और शिक्षण कैसे करें, अब दोबारा देख लो, डेक्रोली विधि के प्रवर्तक डेक्रोली है, ध्यान रखना मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है, मानसिक विकार वाले बालकों के लिए उपयोगी है। इसमें पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया जाता, बालक की रुचि पर ध्यान, और बालक को भोजन करने के लिए भौतिक गर्म ठंडा, ठीक है, सुरक्षा और दैनिक जीवन में जो भी काम करनी है उसे उसके लिए तैयार किया जाता है। और लास्ट विधि है अपनी 7 नंबर, छोटी सी विधि, और कौन से, गांधी बाबा। अब आएंगे आपके गांधी जी, इन्होंने भी इस विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग किया था। 7 नंबर है आपकी बुनियादी, बुनियादी कह दो, बेसिक कह दो, बेसिक शिक्षण विधि। ठीक है, और मैंने नाम ले लिया, आपको पता ही है प्रवर्तक कौन है इसके, प्रवर्तक है इसके महात्मा गांधी। कब दी थी, तो ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा गया है 1937 में दी थी। किस सम्मेलन में, तो ध्यान रखना वर्धा सम्मेलन हुआ था, वहां पर इस बात का जिक्र हुआ था। और इस बात में जिक्र में क्या किया था इन्होंने कहा था कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा दी जाए बालक को, प्रारंभिक जो शिक्षा दी जाए वो किस भाषा में दी जाए, प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, मातृभाषा में। ठीक है, पहली बात तो ये की थी इस विधि में। 2 नंबर की बात करें तो इन्होंने कहा था कि शुरुआती, ठीक है, शुरुआती 7 वर्ष की शिक्षा को क्या कर दिया जाए, निःशुल्क कर दिया जाए। 7 वर्ष की शिक्षा, शुरुआती 7 वर्ष की शिक्षा को निःशुल्क किया जाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनसे। बुनियादी शिक्षा किसने दी, महात्मा गांधी ने। कब दी, 1937 में। कहाँ, वृद्धा सम्मेलन में, जो सम्मेलन हुआ था वहां पर क्या मांग रखी गई थी कि प्रारंभिक शिक्षा किस में हो, मातृभाषा में हो। फिर शुरुआती 7 वर्ष की जो शिक्षा 6 से कितनी है, 6 से 14 वर्ष, वो सारी शिक्षा क्या हो, निःशुल्क होनी चाहिए, और कैसी भाषा में, मातृभाषा में हो। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बालक को दिखाया जाता है, वस्तुओं को दिखाया जाता है पहले। ओके, यानी जो उसके जीवन में डेली काम आते हैं, जैसे ड्रेस है, ठीक है, खाने की थाली है, गिलास है, चम्मच है, ये सब वस्तुएं क्या की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। और फिर उनके नीचे, वस्तुओं के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख दिए जाते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख दिए जाते हैं, अक्षरों में नाम लिख दिए जाते हैं, नाम लिख दिए जाते हैं। ओके, ठीक है, अब नाम लिख दिए जाते हैं, अर्थात उसे क्या सिखा रहे हैं, दैनिक उपयोग, अर्थात इसमें पुस्तक का ज्ञान जरूरी है ज्ञान, वो कह रहा है पुस्तकीय ज्ञान, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान कम दिया जाए, उसे क्या दिया जाए, हस्तकौशल का ज्ञान ज्यादा दिया जाए, हस्तकौशल का ज्ञान ज्यादा दिया जाए। कह रहे पुस्तक का ज्ञान दो, अच्छी बात है, परंतु हस्तकौशल का ज्ञान क्या करना है, ज्यादा देना है। ठीक है, और अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो इस विधि में ध्यान रखना ग्राम तत्व, ग्राम की भाषा ज्यादा है, ग्राम तत्व की क्या है, अधिकता है। किस विधि में, इस विधि में। और नगर के जो बालक होते हैं, शहर के जो बालक होते हैं, वो इस विधि में क्या लेते हैं, कम रुचि लेते हैं। मातृभाषा, शहर के बच्चे इंग्लिश बोलना ज्यादा यूज करते हैं, गांव वाले ज्यादा हिंदी
या बागड़ी बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए ये ग्राम तत्व शिक्षण विधि है और शहर वाले बच्चे इसमें कम ध्यान देते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दिखाते हैं और उनसे बड़े बड़े उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों के नाम लिख देते हैं, और फिर इसे पुस्तक ज्ञान को कम महत्व दिया गया है और हस्त कौशल को ज़्यादा। और हस्त कौशल यानी हाथ का कलाकार होना चाहिए यथार्थ ग्राम तत्व विधि। तो ठीक है दोस्तों, आपकी शिक्षण विधियाँ समाज की करवा दी, हिंदी की करवा दी, और अब अपना इतिहास चल रहा है, इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा। इतिहास की वीडियो देखने के लिए आप मेरे एक आपसे रिक्वेस्ट है, पता नहीं मैं विषय वस्तु कम दे रहा हूँ या विषय वस्तु हार्ड लग रही है आपको, पता नहीं आप देख क्यों नहीं रहे, आप उस वीडियो को ज़्यादा शेयर ही नहीं करते। तो मेरे कई बार तो ऐसा होता है कि यार पता नहीं अपने मैटर में कमी होगी, फिर भी मैं ये सोचता हूँ चलो, मुझे लगता है कि जो मेरे 50 या 100 बच्चे ही होंगे जो रेगुलर टच में है मेरे, जो मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज वगैरह भेजते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो 101 बच्चे हैं। उन 100 बच्चों का मैं गारंटी लेता हूँ जो मैंने दिया है उनका सिलेक्शन होगा, गारंटी है। अगर आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, इतना मैटर मिल जाए तो मेरी गारंटी है। तो मैं उन 100 बच्चों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, वो मेरे बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह है, मेरे दिल के बिल्कुल करीब है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे बच्चों तक ये बात पहुँचे। तो हिस्ट्री की सभी क्लासें शुरू कर दी हैं और बहुत ही बढ़िया कंटेंट, जितना रिस्पॉन्स आया बहुत ही बढ़िया है। लोगों ने ये कहा कि बहुत ही बढ़िया सर, इतना हमने आज तक ही नहीं पढ़ा था। बहुत बढ़िया करवा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।